ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताएं कौन सी बड़ी खबरें आज शामिल की हैं हमने डिस्कशन के लिए। शुरुआत बीमा की एक खबर के साथ। बीमा सुगम लॉन्च हो गया। बीमा सुगम पे हमने पहले भी चर्चा की। फाइनली IRDAI ने हरी झंडी दे दी, प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया। इसके आने से क्या बदल जाएगा? क्या आपको राहत मिलेगी? क्या ग्राहकों को आसानी होगी? इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ बदलेगा, ये जानेंगे आज। बैंक और CBI किस मुद्दे पर आ गए आमने सामने? दरअसल फ्रॉड अकाउंट किसे माना जाए ना माना जाए, पूछताछ की जाए ना की जाए, इस पर बैंक और CBI आमने सामने है। क्या पूरा मामला है, ये अंशुमान जी से समझेंगे। घरेलू बचत को लेकर चिंता में सरकार। हम आप नहीं बचा रहे हैं अगर, तो इसकी चिंता सरकार को हो रही है। ताजा आंकड़े, ताजा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की ये बताती है कि सरकार इस पर चिंतित है। क्यों चिंतित है, ये हम बताएंगे। इसके बाद दिन की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू होगा और ये सिलसिला शुरू होगा महंगाई की खबरों के साथ। महंगी होने वाली हैं मोबाइल सेवाएं। जी हां, डेटा के चार्ज, वॉइस कॉल, सब कुछ महंगा हो सकता है। महंगा कितना हो सकता है, डेटा के लिए आपको अब कितने ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। इंतजार सिर्फ चुनाव का था। चुनाव खत्म होते ही ये महंगाई आपके मोबाइल पर आ गिरेगी। ऑनलाइन शॉपिंग भी हो जाएगी महंगी। दूसरी खबर जो महंगाई से जुड़ी है, ऑनलाइन शॉपिंग भी महंगी हो जाएगी। क्या कुछ है इस खबर के भीतर, क्यों महंगी हो जाएगी, कितनी महंगी हो जाएगी, ये सब भी जानेंगे। और फिर एक और बड़ी खबर होगी, कौन रोक रहा है 250 रुपए की सिप शुरू करने से। सेबी की चेयरपर्सन ने हाल के कार्यक्रम में कहा कि भाई, शैंपू की बोतल जितनी नहीं बिकती है उससे ज्यादा पाउच बिकते हैं, ऐसे ही बड़ी सिप से ज्यादा छोटी सिप का बाजार हो सकता है। ये बात तो 4-5 महीने से कही जा रही है। नियामक जब कह रहे हैं तो क्यों नहीं ये शुरू हो पा रहा है? क्या कुछ चैलेंजेस हैं, क्या कुछ चुनौतियां हैं, कौन से ऐसे रोड़े हैं इस राह में जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? हम ये सब कुछ भी आज डिस्कस करेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। लेकिन शुरुआत बीमा की खबर के साथ। बीमा नियमों को आसान बनाने और ग्राहकों के लिए सहूलियत बढ़ाने के लिए बीमा नियामक IRDAI ने बीमा सुगम को मंजूरी दे दी है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होगा जहां सभी तरीके के बीमा उत्पाद आपको एक ही जगह मिल पाएंगे। ग्राहकों को अलग अलग कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर एजेंटों की मदद लेने की भी जरूरत नहीं होगी। कैसे काम करेगा सर ये, और ग्राहकों को क्या क्या फायदे होंगे इससे? भारत का बीमा नियामक अधिकरण 2047 तक सबको बीमा देने के लिए इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य रख रहा है और उस दिशा में बीमा सुगम नाम की एक व्यवस्था शुरू की गई है। वैसे तो ये प्रत्यक्ष रूप से फेस पर पोर्टल है, लेकिन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसे भारत में एक अपने तरीके की पहली नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया है। ये एक मार्केट प्लेस भी होगा। यहाँ कई सारे उत्पाद और भी मिलेंगे, सेवाएं भी मिलेंगी, सवालों के जवाब भी मिलेंगे। एक किस्म का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जिसे बीमा क्षेत्र के लिए लागू किया गया है। इसमें जितनी भी कंपनियां हैं जो बीमा के उत्पाद बेचती हैं, अलग अलग जनरल इंश्योरेंस, जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, इन सबको स्पेस मिलेगा और इस कंपनी के कुछ अपने शेयर होल्डर्स होंगे, वो शेयर होल्डर्स इसको बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। कंपनी का अपना एक बोर्ड होगा जिसकी एक प्रक्रिया होगी और इसके आधार पर यह कंपनी अपने सर्कुलर्स और नियम जारी करेगी। इस मामले में IRDAI ने अपने फाइनल रेगुलेशंस का, अंतिम नियमों का दस्तावेज जारी कर दिया है और इससे भी स्पष्ट हो गया है कि बीमा सुगम अब सक्रियता के साथ काम करना शुरू करेगा। इसको की स्थापना का रास्ता खुल गया है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इस तरीके के एक सिंगल एक्सचेंज की ज़रूरत पहले से महसूस की जा रही थी। आप पूछ रहे होंगे किसमें और बाकी सब में फ़र्क क्या होगा। भारत में कई सारे एक्सचेंजेस हैं जहां से आप बीमा के उत्पाद खरीद सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट एक्सचेंजेस हैं। ये ऐसा एक्सचेंज है इसमें कोई फीस नहीं होगी और सारे उत्पाद, सारी सेवाएं एक जगह देने की कोशिश की जाएगी। अपने तरीके का पहला प्रयोग है। इस पर हमारी मनी 9 में करीब से नज़र है। बीमा सुगम लॉन्च होने के बाद हम इसमें क्या चल रहा है, कैसे इसमें आपको क्या मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, कैसी सुविधा है, इस पर हम आपको बार बार जानकारी देते रहेंगे। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक बसों के लिए जल्द बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी घोषित कर सकती है। ऐसा होने से सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी को निकालकर चार्ज हुई बैटरी को आसानी से बस में जोड़ा जा सकेगा। नई पॉलिसी में बैटरी की क्षमता, आकार, वजन जैसे स्टैंडर्ड तय होंगे। मौजूदा व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक बसों के लिए बैटरी स्वैप नहीं होती है, बल्कि बैटरी बस में फिट रहती है और उसे चार्ज करना पड़ता है। तो सर, नई पॉलिसी आने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा?
इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी दुविधा अभी भी चल रही है वो बैटरी को लेकर है कि बैटरी को चार्ज कैसे किया जाए, और इसके लिए जो स्थापित व्यवस्था है कि चार्ज बैटरी से उसको स्वैप कर दिया जाए और बदल दिया जाए। पिछले 2-3 साल के दौरान हमने अलग अलग स्तर पर अलग अलग वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की तमाम चर्चाएं सुनी, लेकिन वो कहीं भी अभी वास्तविक रूप से सामने नहीं आई। ये कहा गया कि 2 व्हीलर्स के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आएगी। दुनिया के कई देशों में ऐसा है जहां जाकर अपनी बैटरी रखकर दूसरी बैटरी ले सकते हैं। लगभग वैसी स्थिति जैसे कि पेट्रोल पंप पे जाकर या गैस स्टेशन पे जाकर गैस या पेट्रोल ले लेते हैं, ठीक उसी तरह से आप बैटरी स्वैप करते हैं। आप चले जाते हैं, अपनी बाइक की बैटरी निकालकर उस मशीन में रखते हैं और वहां से दूसरी बैटरी लेकर लगा लेते हैं। तो भारत में भी बड़े वाहनों के लिए, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए और 2 व्हीलर्स के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पर पहली बार ये प्रयोग बसों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बसों को बड़ी आकार की और बड़ी चार्ज वाली बैटरीज चाहिए। इस बात की संभावना है कि सरकार जल्द ही एक नई स्वैपिंग पॉलिसी घोषित करेगी, जिसके स्वैपिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो फिर ये बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे भी इस तरीके के स्टेशन बनाए जाएंगे जहां चार्ज बैटरीज उपलब्ध होंगी। बसें जाकर वहां अपनी बैटरी छोड़ेंगी उस चार्जिंग स्टेशन से और दूसरी बैटरी स्वैप करके अपनी बस में लगाकर निकल जाएंगी। लेकिन इसके लिए भारत में बैटरीज का स्टैंडर्डाइज होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी भारत में बैटरीज के कई अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। तो इस पॉलिसी के तहत बसों के लिए, बड़े वाहनों के लिए बैटरी के मानक, उनकी चार्जिंग, उनका आकार, उनसे मिलने वाली क्षमता और उनकी चार्जिंग के नेटवर्क को लेकर कई पैमानों की ज़रूरत है। लेकिन जो भारत की में हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है, भारी उद्योग मंत्रालय है, उसने बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। किसी अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले ऋणी को अपना पक्ष रखने का मौका देने के सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले को सीबीआई पुराने मामलों पर भी लागू करना चाहती है। बैंक ऐसा करने से मना कर रहे हैं। बैंकों का कहना है कि मार्च 2023 से पहले फ्रॉड घोषित किए गए बैंक खातों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता है। इसको लेकर बैंक और सीबीआई के बीच मतभेद है। सर, मतभेद ये सीबीआई और बैंकों के बीच क्यों है? क्या पूरा मामला है और क्यों पेच फंसा है इस मामले में? ये मामला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से आया जिसको हम आपको इससे पहले भी कई बार कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी बैंक को, किसी बैंक लोन खाते को फ्रॉड घोषित करने से, यानी धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उस बैंक अकाउंट के धारक को, यानी कर्ज लेने वालों को आकर उसकी बात और उसकी पक्ष रखने का मौका देना पड़ेगा। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। यह व्यवस्था 2023 से लागू हुई। उससे पहले कई सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स थे जिनको बैंक फ्रॉड घोषित कर चुके थे। बैंक फ्रॉड इसलिए घोषित कर चुके थे कि उससे उनको एनपीए की व्यवस्था सुरक्षित रखने में मदद मिलती है और उनको लगता है कि जानबूझकर अगर किसी ने बैंक को चूना लगाया है या गलत ढंग से बैंक के लोन का इस्तेमाल किया और उसे नहीं चुकाया है तो उसकी जांच पड़ताल शुरू की जा सके। करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि इस तरीके के अकाउंट्स में फंसी हुई है और 13,530 के आसपास ऐसे अकाउंट्स हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जिन्हें फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है 22-23 से पहले, इस फैसले से पहले। अब सीबीआई जब इनकी जांच करती है, किसी फ्रॉड अकाउंट के, बैंक अकाउंट में फ्रॉड घोषित करने के बाद जांच एजेंसी रोशनी में आती है और वो आकर इसकी जांच शुरू करती है। दुविधा यहां फंसी हुई है कि बैंकों का कहना है कि वो पिछले अकाउंट्स में जहां वो पहले से फ्रॉड घोषित कर चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आए, वहां वे उन्हें किसी भी व्यक्ति को बुलाकर पूछने की और बताने की जरूरत नहीं है। बैंक ऐसा करने से क्यों हिचक रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्होंने ये खोल दिया तो फिर उनको चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में और उनका पूरा पिछला फैसला दोबारा लिटिगेशन में, दोबारा कानूनी मामलों में उलझ जाएगा। तो बैंकों का कहना यह कि जिस तारीख से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद के मामलों को तो वो इस प्रक्रिया के तहत लागू कर सकते हैं, पर पिछले मामलों को दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड का स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। इसके लिए ऑडिटर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही आरबीआई ने स्पेशल ऑडिट के लिए टेंडर भी निकाला है। सर, स्पेशल ऑडिट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सामान्य ऑडिट प्रक्रिया से अलग कुछ कंपनियों के खास ऑडिट हो रहे हैं। सामान्य ऑडिट के तहत बैंकों के कामकाज, उनके एनपीएस, उनके लोन के भुगतान, रिटर्न्स, मार्जिन और सारी चीज़ों को ऑडिट किया जाता है। पर जेएम फाइनेंशियल और आईआईएफएल के मामले में, खासतौर से आईआईएफएल के मामले में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गोल्ड की क्वालिटी और उसके वैल्यूएशन का ऑडिट होगा, जो आमतौर पर सामान्य ऑडिटर्स नहीं करते। जो सामान्य वित्तीय ऑडिटर आते हैं वो कंपनी के कामकाज की, वित्तीय व्यवस्था का ऑडिट करते हैं। पर आईआईएफएल के मामले में हम जैसा आपको बता चुके हैं कि इस तरीके के मामले उभर कर सामने आए हैं जिसमें
नकली सोने पर सोने की गलत कीमत लगाकर लोगों को लोन दिए गए हैं और बाद में वो एक किस्म की समस्या बैंक के खातों में एनपीए के तौर पर दिखाई दी कि जितना सोना रखा था उस हिसाब से लोन दिया गया वो कहीं ज़्यादा था, सोने का वैल्यूएशन नहीं था। और इसलिए इसी के साथ जेम फाइनेंशियल के भी खातों में इसी तरह से आईपीओस की फंडिंग को लेकर या डिवेंचर्स की फंडिंग को लेकर ऐसी चीज़ें आई हैं जो सामान्य ऑडिट प्रक्रिया के तहत नहीं आती हैं। और इसलिए भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 कंपनियों के लिए अलग से ऑडिट की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए आरबीआई ने अलग से टेंडर भी फ्लोट किया है जिसमें खास स्पेशल ऑडिटर्स की अपॉइंट को नियुक्त किया जाएगा, जिससे इन दोनों कंपनियों के भीतर आखिर क्या हुआ था ये हमें पता चलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्रालय की मंथली रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगे कच्चे तेल और वैश्विक व्यापार में सप्लाई की परेशानियों के बावजूद वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का आउटलुक बेहतर रहेगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की लिस्टिंग भारत में निवेश को बढ़ाएगी। देश में परिवारों की घरेलू बचत को लेकर लेकिन चिंता जताई गई है, साथ ही चिंता जताई गई है महंगाई को लेकर। सर, महंगाई को लेकर क्या चिंताएं दिख रही हैं और रेड सी के मोर्चे पर जिस पर सरकार अब तक ये कहती आई है कि नहीं कोई बहुत खास चिंता वाली बात नहीं, वहां भी अब कुछ ना कुछ चिंता दिख रही है, ऐसा क्यों? देखिए, चुनाव के करीब आते आते सरकार की वित्तीय समीक्षा के रुख के अंदर से वो वास्तविक चिंताएं ध्वनित होकर पंक्तियों के मध्य से बिटवीन द लाइन उभर कर आने लगी है, जिन पर हम लगातार चर्चा करते रहे। इससे पहले तक, चुनाव के करीब जाने तक सरकार की तरफ से सब कुछ ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें नियंत्रण में है, ये बात कही जा रही थी। 2 महत्वपूर्ण बिंदु सरकार ने अपनी समीक्षा में माने और तीसरा बिंदु बचत का, जिस पर हम आगे आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेड सी की क्राइसिस को चलते हुए कई महीने हो गए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया था कि भारत के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आयात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी रिजिलियंस है। लेकिन इस रिपोर्ट में पहली बार सरकार ने माना कि अब रेड सी का संकट भारत के लिए कच्चे तेल की कीमतों में महंगाई लेकर आएगा। भारत का 80% ट्रेड जो यूरोप के तरफ से होता है वो रेड सी के माध्यम से होता है, स्वेज के माध्यम से होता है। ये बात हम आपको बार बार बताते रहे। तो जो शुरुआत में उत्साह दिखाया गया था वो उत्साह वास्तविकता के धरातल पर आ गया है। रेड सी से जो प्रमुख कच्चे क्रूड ऑयल का, ऑटो एंसिलरीज का, केमिकल का, टेक्सटाइल का, आयरन एंड स्टील का दुतरफा व्यापार, निर्यात और आयात दोनों पर गहरा असर पड़ने वाला है। और इसमें सबसे बड़ा खतरा महंगाई में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर है। कच्चे तेल की कीमतें हम आपको बता ही रहे हैं कि अब ऊंचाई की तरफ बढ़ना शुरू हो गई और इनमें तब से बढ़ोतरी ज़्यादा शुरू दिखाई दे रही है जिस दिन से सरकार ने चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की घोषणा की है। यानी ये वो मोर्चा है जिसे इग्नोर किया जा रहा था, जिसे अनदेखा किया जा रहा था। अंततः ये महंगाई, आयातित महंगाई, इंपोर्टेड महंगाई सरकार के सर पर आकर खड़ी हो गई और इसका सच स्वीकार करना पड़ा है, जबकि इसका फायदा निर्यातकों को होने वाला इसका नुकसान अलग से है। दूसरी महंगाई की चिंता खाद्य महंगाई को लेकर है। रिजर्व बैंक ने भी ये बात कही और अब सरकार ने भी माना कि फूड इन्फ्लेशन का दबाव आने वाले समय में रहेगा। और ये रिपोर्ट तब आई है जब रबी की फसल के आंकड़े हमारे सामने आने वाले हैं। रबी की फसल की कटाई शुरू हो गई है, खरीफ की फसल पूरी हो चुकी है। यानी खाद्य प्रबंधन की दृष्टि से सारी फसलें सामने हैं और उसके बाद भी सरकार इस बात पर मुतमईन नहीं हो पा रही है, इस बात पर निश्चिंत नहीं हो पा रही है कि जो खाद्य महंगाई पिछले 12 महीने से 18 महीने से सर पर चढ़ी हुई है ये उतरेगी भी कि नहीं उतरेगी। इसी बीच ये भी माना जा रहा है, उस रिपोर्ट में इस तरह के भी संकेत हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य उत्पादन में गड़बड़ियों के कारण खाद्य महंगाई और ज़्यादा लंबे समय तक रह सकती है। ये बात हम आपको अपने कार्यक्रम में बता भी चुके हैं कि अगले साल दुनिया के अनाज उत्पादन में ग्लोबल वार्मिंग के असर के कारण, पर्यावरण के बदलावों के कारण कमी आने की संभावना है। तो ईंधन, आयातित सामान और खाद्य महंगाई, ये 3 ऐसे हिस्से हैं जहां से सरकार के महंगाई के प्रबंधन की व्यवस्था पर चुनौती बनती दिखाई दे रही। बात को थोड़ा दूर तक अगर खींच कर ले जाना चाहें तो ये बात रिजर्व बैंक भी सुन रहा है और इसलिए ब्याज दरों में कमी की संभावनाएं अगर आने वाले समय में बनती भी दिखाई देंगी तो इसके रोशनी में थोड़ा और उनके टलने की उम्मीद है। अगला सवाल पूछने से पहले मैं आपको संदर्भ दूंगा हमारे एक इकोनॉमिकम का। एक इकोनॉमिकम में हमने बात की थी घरेलू बचत को लेकर, उसका टाइटल शायद कुछ ऐसा था, बचना है तो बचाने दीजिए। घरेलू बचत पर लेकर पहली बार सरकार ने खुले तौर पर यह कहा है कि अब यहां पर भी चिंता दिख रही है। चिंता क्यों दिख रही है सर? बचत को लेकर क्या कुछ सरकार समझ रही है? देखिए, विस्तार से उस कार्यक्रम में हमने आपको बताया था और उस समय तात्कालिक तौर पर उस समय जो हम सरकार के लोगों से चर्चा करते, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 7-8 महीने पहले की बात है, बजट के आसपास की बात है, पिछले बजट के आसपास की, तब हमने इस पर चर्चा की थी। और उस दौरान सरकार के भीतर अधिकारियों और मंत्रियों से जब बात करते थे तो इस वास्तविकता को स्वीकार करते थे, पर यह कहना था कि नहीं, इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पिछले साल आई थी और उस रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा था कि भारत में परिवारों की वित्तीय बचत 47 साल के न्यूनतम स्तर पर है, 5.1% जीडीपी का। और यह बेहद खतरनाक और चिंताजनक परिस्थिति। हमने इसका कारण भी आपको बताया था कि अगर इस बचत को आप सरकार के राजकोषीय घाटे की रोशनी में देखें, सरकार
इन्हीं बचतों के जरिए तो कर्ज लेती है जो बैंकों में रखा है, स्मॉल सेविंग्स में या पीएफ में रखा हुआ है। तो भारत की बचतें सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, ये बात हमने उसको बताई थी। और अब सरकार की समीक्षा रिपोर्ट में इसे सबसे बड़ी चुनौती माना गया है। ये और ज़्यादा खतरनाक इसलिए हो जाता है शुभम कि उसी रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब लोगों की लायबिलिटीज़, परिवारों की लायबिलिटीज़ फाइनेंशियल सेविंग से ज़्यादा हो गई। जीडीपी की तुलना में लोगों की देनदारियां, लायबिलिटीज़ 5.8% हो गई, यानी वो जितना बचा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा परिवारों पर जीडीपी के अनुपात में कर्ज था। ये प्रिकेरियस, ये खतरनाक और चिंताजनक स्थिति है। इसको विस्तार से हमने बताया था, हमसे विस्तार में नहीं जाना चाहते कहाँ कौन बचत कर रहा है, कितनी टूट रही है, क्या इसकी वजह थी, सबने बताया था। लेकिन अब ये सच जो दिख रहा था सरकार के आंकड़ों में या आरबीआई के आंकड़ों में, वो खुलकर सरकार की आंखों के सामने आ गया और इस बार की समीक्षा में उसे स्वीकार किया गया। ये बेहद जटिल परिस्थिति है। बचतों को दोबारा वापस पटरी पर लाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बचतों के लिए आय बढ़ाना जरूरी है और महंगाई कम करना जरूरी है। यही दो तरीके हैं, या तो लोगों की इनकम बढ़े या लोगों के पास महंगाई कम हो और उनके हाथ में पैसा बचे, तभी वो बचतों की तरफ जाएंगे। तो एक बार बचतों की गाड़ी पटरी से उतरती है तो उसे उठाकर लाने में बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है, उसे वापस पटरी पर लाना मुश्किल होता है। और ये बात सरकार कहीं ना कहीं संकेत के तौर पर कह रही है। और अगर इसे आप आधार माने तो अगले साल आने वाली नई सरकार के लिए बजट का, वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन बेहद चुनौतीपूर्ण होगा इन कमजोर बचतों की रोशनी में। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव के बाद आपके मोबाइल का बिल बढ़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियां जुलाई से मोबाइल टैरिफ में 20% तक का इजाफा कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरीके के मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। मोबाइल टैरिफ की कीमतों में आखिरी बार जो बढ़ोतरी हुई थी वो नवंबर 2021 में हुई थी। उस समय कंपनियों ने टेलीकॉम के टैरिफ 20 से 25% तक बढ़ा दिए थे। तो सर, चुनावी वो कारण था जिसकी वजह से कंपनियां अब तक अपना हाथ रोके थी? सरकार की तरफ से संकेत भी दिए गए थे और अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 महीने में चुनाव खत्म हो जाएंगे और उसके बाद भारत में टेलीकॉम टैरिफ बढ़ने की व्यवस्था सामने आ जाएगी। पिछले साल बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद बढ़ोतरी को रोक दिया गया था। हम ये आपको बता चुके हैं कि भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी हर सब्सक्राइबर से मिलने वाला जितना राजस्व है उसे 200 रुपये तक ले जाना चाहती हैं। 200 रुपये मिनिमम उन्हें चाहिए, तब उनके संचालन सही व्यवस्था से काम कर सकेंगे, उनके नुकसान सीमित हो सकेंगे। 200 से 208 रुपये के आसपास तक बढ़ाने की कोशिश एयरटेल की है। जियो 182 रुपये के आसपास आरपू पर बैठा है और वोडाफोन आइडिया का आरपू करीब 145 रुपये है। तो वोडाफोन आइडिया को तो आप इससे पीछे ही कर दें, क्योंकि वोडाफोन आइडिया इस बाजार में पिछड़ी हुई कंपनी है। लेकिन जियो और एयरटेल दोनों को अब 5G नेटवर्क में लगाए गए पैसे के कारण, नई सुविधाओं के कारण अपने टैरिफ को बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि 5G को लाकर मुफ्त में डेटा देकर इन सारी व्यवस्थाओं का भी एक दौर अब पूरा हो चुका है। अब कंपनियों की भी जद्दोजहद उन ग्राहकों को हासिल करने और अपने पास रोकने की है जो स्थायी तौर पर लंबा आरपू दे सके। और इसलिए हम आपको बताते रहे कि अब कंपनियां इस बात की कोशिश कर रही हैं कि प्रीपेड सब्सक्राइबर्स की जगह पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाई जाए, जिनसे उनको निर्धारित और नियमित आय हो सके। तो तैयार हो जाइए, चुनाव के बाद सबसे पहली बड़ी बढ़ोतरी जो आपके सर पर गिरेगी वो मोबाइल की महंगाई होगी, जिसकी तैयारियां कंपनियां कर रही हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन से शॉपिंग करना जल्द महंगा होगा। अमेजोन इंडिया अपैरल, ब्यूटी, ग्रॉसरी और मेडिसिन जैसी कुछ प्रमुख कैटेगरी में सेलर्स की फीस बढ़ाने जा रही हैं। सेलर फीस बढ़ने से अमेजोन पर ये सभी प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सेलर्स बढ़ी हुई फीस को अंततः ग्राहकों पर, यानी हम पर, आप पर ही डालेंगे। सर, कितनी फीस बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा असर कहाँ होगा? अमेज़न अपने प्लेटफॉर्म से सामान बेचने वाले विक्रेताओं के लिए फीस की पूरी व्यवस्था बदलने जा रहा है। ये बात जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अमेज़न से खरीदारी करते हैं, अमेज़न से सामान खरीदते हैं। अभी तक अमेज़न के पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं को, सेलर्स को एक फ्लैट रेट पर कमीशन मिलता था, लेकिन अब इसका एक नया चरणबद्ध स्ट्रक्चर आएगा। अलग अलग टायर में अलग अलग स्तर से कमीशन दिए जाएंगे। ये सामानों की बिक्री और कीमतों के आधार पर होंगे। बढ़ोतरी करीब 10 से 30% तक की हो सकती है। जो बड़े सेगमेंट हैं जहां ये फीस बढ़ाई जा रही है उसमें पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट में 7.5 से 11% तक सेलर कमीशन जाएगा, यानी कुछ उत्पादों पर 7.5% कमीशन मिलेगा विक्रेता को और कुछ पर 11% कमीशन भी, 11% फीस भी दी जाएगी। साबुन, क्रीम और कॉस्मेटिक्स के ऊपर ये बढ़ोतरी 2.5 से लेकर 8% से बढ़कर अब 10% तक पहुंच जाएगी। 6 से 10% है। लग्जरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसमें शामिल होंगे, जिनकी महंगाई आपको परेशान करेगी आने वाले समय में अमेज़ॉन पर। और इसके अलावा
इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, टैब और इससे जुड़े हुए जो सामान आप अमेज़ॉन से खरीदते हैं, इन पर भी सेलर फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। और ये सेलर फीस में बढ़ोतरी अक्रॉस द प्रोडक्ट होगी। और जब अमेज़ॉन इस पर बढ़ोतरी करेगी तो आप मान के चल सकते हैं कि बाकी प्लेटफॉर्म्स भी इसी प्रक्रिया पर आगे चलेंगे। तो एक और महंगाई ऑनलाइन की साइट से आने वाली है। आपको याद होगा कि भारत के सभी प्रमुख क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर फीस बढ़ा दी है। जेप्टो और ब्लिंकिट और बाकी कंपनियां प्लेटफॉर्म फीस भी लेना शुरू कर चुकी हैं। और भारत के जो रेस्टोरेंट ऑनलाइन पोर्टल हैं, उन्होंने भी अब अपनी फ़ीस में बढ़ोतरी कर दी है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत कंपनियों ने पिछले 2 साल में 1,07,000 करोड़ रुपए का निवेश लिया है। हालांकि निवेश का 3 लाख करोड़ रुपए का था जो लक्ष्य था, वहीं कुछ सेक्टर्स में लक्ष्य की तुलना से ज़्यादा निवेश दर्ज किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 40 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन या बिक्री के लक्ष्य में से दिसंबर 2023 तक सिर्फ 17% ही हासिल किया जा सका है। सर, ऐसा क्यों हुआ? एक इकोनॉमिकम आपको याद होगा, उसका थंब आपकी स्क्रीन पर है, जिस पर हमने विस्तार से भारत सरकार की पीएलआई स्कीम का विश्लेषण किया था और आपको बताया था कि भारत के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम जो डोनाल्ड ट्रंप और भारत सरकार के बीच विवाद के कारण लाई गई, क्योंकि भारत सरकार की निर्यात प्रोत्साहन स्कीम को बंद करना पड़ा था WTO में हारने के कारण, उस स्कीम का ताज़ा रिपोर्ट कार्ड क्या है। और अब धीमे धीमे पिछले 5-6 महीनों के मंथन के बाद, कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर चर्चाओं के बाद तस्वीर उभर कर सामने आ गई है। और इस पीएलआई स्कीम का, जिसमें सरकार ने बजट से उत्पादन बढ़ाने के लिए पैसा दिया था, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए पैसा दिया था, उसका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेश आया है। 14 से 15 उद्योग थे जिनमें पीएलआई स्कीम दी गई थी। सरकार ने खास तौर पर उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिए थे। उतने प्रोत्साहन काम करते नज़र नहीं आए। कुछ सेक्टर अच्छे रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल, इनमें थोड़ा बेहतर उत्पादन हुआ है, लेकिन बाकी उद्योगों में तस्वीर बहुत अच्छी नहीं दिखाई दी है इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की। विस्तृत ब्यौरा आप उस इकोनॉमिकम में देख सकते हैं, जिसका लिंक भी हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के साथ मिलेगा। सर, ये पूरी पीएलआई स्कीम लाई गई थी आत्मनिर्भर भारत के लिए, फिर आत्मनिर्भरता का क्या होगा? अब नए सिरे से सरकार को इस पूरी व्यवस्था पर विचार करना होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता के लिए 14-15 जो उद्योग चुने गए थे, इसमें टेक्सटाइल्स भी था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, उसमें बैटरीज भी थी, उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर भी था। कंप्यूटर हार्डवेयर में तो सरकार को चुनौती का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा पिछले साल सरकार को इंपोर्ट रोकना पड़ा, फिर इंपोर्ट रोकने के बाद उस फैसले को वापस कर लेना पड़ा। लाइसेंस परमिट राज पर काफ़ी सवाल उठे, पूरी दुनिया में आपत्तियाँ हुई और आलोचनाएं झेलनी पड़ी। फार्मास्यूटिकल्स में आत्मनिर्भरता लाने की कोशिशें सफल नहीं रही। अभी तक कोई किसी बड़े सेक्टर में ऐसा नहीं दिखा कि आत्मनिर्भरता की कोई बड़ी कोशिश पीएलआई के जरिए दिखाई दे। पर हमें यह भी बात स्वीकार करनी होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लंबे रेस का काम है। मैन्युफैक्चरिंग तत्काल किसी चाबी से, किसी स्कीम से शुरू नहीं हो सकती। तमाम प्रोत्साहनों के बाद भी बाजार में खपत और मांग चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात की मांग चाहिए, बहुत सारी और भी चीज़ें चाहिए, तब कोई कंपनी लंबे समय तक मैन्युफैक्चरिंग का बेस बनाती है। तो इसलिए अगर आप आयात की रोशनी में, इंपोर्ट की रोशनी में भारत में पीएलआई स्कीम को देखें तो रिकॉर्ड काफ़ी कमज़ोर दिखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात बढ़ा आत्मनिर्भरता इस स्कीम को आने के बाद, दवाओं का इंपोर्ट बढ़ा, यानी भारत की आयात निर्भरता किसी भी उस क्षेत्र में कम नहीं हुई। ज़्यादातर उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों को पीएलआई स्कीम के तहत शामिल किया गया था और रखा गया था। हाँ, कुछ क्षेत्रों में क्षमताएं तैयार हुई नई, जिनका हो सकता आने वाले वर्षों में हमें फ़ायदा मिल सके। निर्यात के क्षेत्र में जरूर इसका लाभ मिला, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्से में और मोबाइल के हिस्से में। मोबाइल के हिस्से में चूँकि भारत में कंपनियाँ आई, उन्होंने बनाए तो नहीं लेकिन असेंबल जरूर किए भारत में फ़ोन, और उससे भारत को अफ्रीका के और यूरोप के बाजार में फ़ोन बेचने में सुविधा मिली और भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में बढ़ोतरी हुई। लेकिन उससे पलट कर देखें तो उनको बनाने के लिए पुर्जों का आयात बढ़ता चला गया, क्योंकि सारा कंपोनेंट जो उनमें लगा था वो सारा कंपोनेंट इंपोर्टेड था। तो इसलिए पीएलआई स्कीम की सफल का रिपोर्ट कार्ड खासा मिश्रित है और खासा ग्रे है, बिल्कुल साफ सुथरा और उजला नहीं है। सर, अगले साल फिर ये स्कीम जारी रहेगी या नहीं? 2025 में इस स्कीम का आखिरी साल होगा। अब देखना होगा कि यहाँ से ये कैसे सरकार इसको डाइजेस्ट कैसे करती है। सबसे बड़ी और सबसे प्रोत्साहन वाली स्कीम थी, इस स्कीम की सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया था। जब नई सरकार वापस लौटेगी जुलाई में, तो उसे देखना होगा कि इतना पैसा, इतना फंड डालकर भी आत्मनिर्भरता की कोशिशें सफल नहीं हुई, तो क्या आत्मनिर्भरता के लिए किसी दूसरी रणनीति की जरूरत होगी या इसे फिर और आगे बढ़ाना होगा। पर एक बात की संभावना निश्चित तौर पर दिखाई देती है, जो समीक्षा हो रही है और जिस समीक्षा के अंदर सूत्र हमें बता रहे हैं कि
कई सारे उद्योगों को इस लिस्ट से बाहर भी किया जा सकता है, क्योंकि सारे उद्योगों को, इतने सारे उद्योगों को शामिल करने का कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ है आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए। और अगर सरकार को लगता है कि आने वाले समय में मांग अच्छी है तो इस स्कीम को कुछ समय के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। पर सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा आने वाले 6 महीने में, साल भर में, जब सरकार वापस लौटेगी कि भारत की सबसे बड़ी PLI स्कीम का अगले साल क्या होगा। देश में न्यूनतम मजदूरी वाली व्यवस्था की जगह गुजारे लायक मजदूरी की व्यवस्था लागू करने पर विचार हो रहा है। नई व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO से तकनीकी सहायता मांगी है। फिलहाल देश में 176 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय है और 2017 से इसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं हुआ है। सर, ये नई व्यवस्था जो लिविंग वेज है क्या है, कैसे लागू होगी? मिनिमम वेज आप हम सब सुनते हैं, न्यूनतम मजदूरी की दर जो सरकार तय करती है और इस दर पर ये सिफारिश की जाती है, सिफारिशी दर है जिसके आधार पर उद्योगों से, राज्य सरकारों से और तमाम नियोक्ताओं से कहा जाता है कि वो कर्मचारियों को उनके स्किल के आधार पर, उनकी दक्षता के आधार पर मिनिमम न्यूनतम इतनी एक निर्धारित मजदूरी दें, जो कि 176 रुपये का बेसिक फ्लोर लेवल है। इसे एक कदम आगे की बात है जिसको लिविंग वेजेस कहा जाता है, यानी कामगारों को इतना पैसा दिया जाए जिससे कि उनकी जीविका चल सके। 176 रुपये में जीविका तो नहीं चलती। लिविंग वेजेस का कॉन्सेप्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेकर आया था और उसने दुनिया के कई देशों से बात की थी और एक पूरा आर्किटेक्चर, एक फ्रेमवर्क बनाया था, जिस फ्रेमवर्क के तहत तय किया जाए कि किसी एक देश के किसी एक हिस्से में, शहर में, इलाके में रहने वाले व्यक्ति को जीविका के लिए न्यूनतम कितने वेजेस की जरूरत होती। इस कॉन्सेप्ट पर अब भारत सरकार के भीतर विचार शुरू हो गया है कि न्यूनतम वेजेस की प्रक्रिया के बजाय लिविंग वेज को आधार बनाया जाए। भारत में अभी तक ये प्रक्रिया है नहीं। लिविंग वेज तय करने का एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। हर जगह जीवन जीने की लागत अलग अलग है। गाँव में या छोटे कस्बों में जीवन जीने की लागत दूसरी है, बड़े शहरों में ज़िंदगी जीने की लागत अलग है, राज्यों के आधार पर अलग अलग है। इसका एक नया फार्मूला बनाया जाएगा। ILO की जो 350वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी जेनेवा में, इसी हाल में ही जो संपन्न हुई, उसके बाद ये प्रक्रिया आई है कि अब हमें न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन से आगे बढ़कर इस व्यवस्था पर ले जाना चाहिए जहां लोगों को जिंदगी जीने लायक मजदूरी दी जा सके। भारत में करीब 90% अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जिनमें से अधिकांश को तो मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते, न्यूनतम वेजेस भी नहीं मिलते हैं। महत्वपूर्ण फैसला है, बड़ा डिपार्चर है। चूंकि चुनाव का समय है तो ये खबर कहीं शोर में खो जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है वापस लौटे और तब इस पर चर्चा शुरू हो। सर, क्या ये व्यवस्था बाध्यकारी होगी? अभी तक सरकार ने इस मामले में शुभम कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि मिनिमम वेजेस ही बाध्यकारी नहीं है, वही बाइंडिंग नहीं है। मिनिमम वेजेस सिफारिशें हैं। कई सारे राज्यों में मिनिमम वेजेस की दर सरकार के दर से ज़्यादा है, यानी सरकार 176 रुपये का जो बेसिक फ्लोर रेट तय करती है उससे ज़्यादा दिया जा रहा है, और कई सारी जगह उससे कम भी है। उद्योगों को भी इस बात पर बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से दर तय करती हैं। और मिनिमम वेजेस के फ्लोर हैं, अनस्किल्ड लेबर से लेकर स्किल्ड लेबर तक अलग अलग दरें हैं, 400 से 500 रुपये तक की दर है। तो लिविंग वेज लाने के बाद तो फिर इसे बाध्यकारी करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप जीविका को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस पर शर्त लगानी होगी, और अगर इस पर शर्त लगाई जाएगी तो इसका असर उद्योगों की लागत पर, उनकी लेबर की लागत पर, उनके खर्च पर और बाकी चीज़ों पर भी दिखाई देगा, क्योंकि अंततः भारत में मजदूरी या वेतन का अधिकांश हिस्सा तो निजी क्षेत्र से जाता है और वो निजी क्षेत्र की कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है। सेबी जल्द ही 250 रुपये की सिप शुरू करने जा रही है। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच का कहना है कि जैसे शैम्पू की बोतल खरीदना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन उसी शैम्पू का सैशे हर कोई खरीद लेता है। उसी तरह फाइनेंशियल प्रोडक्ट को भी सस्ता और छोटा बनाकर उससे ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है। अभी म्यूचुअल फंड में न्यूनतम 250 रुपये की सिप होती है। तो सर, ये बात 4-5 महीने से चल रही है, सेबी प्रमुख इसको दोबारा दोहरा रही हैं। दिक्कत क्या है, ये शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है? लागत, क्योंकि हम लोग लगातार इस पर बात करते रहे। पिछले कई इंटरव्यूज़ में मनी मांग में हमने म्यूचुअल फंड के प्रबंधकों से मैनेजर से भी बात की थी और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में इस पर चर्चा की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 250 रुपये की सिप लाने के लिए म्यूचुअल फंड की जो लागत है उसको कैसे कम किया जा सके, और ये बात सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच ने स्वीकार भी की कि इसको कहने से इसे लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ कॉस्ट कम करने की व्यवस्था पर काम करना होगा, क्योंकि रेगुलेटरी कॉस्ट्स ज़्यादा हैं म्यूचुअल फंड में, और इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके फीसेज हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके मार्जिन्स हैं। इसलिए 250 रुपये की सिप टोकन तौर पर भारत में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड लागू कर रहे हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट्स पर जाकर देखें तो UTI, ICICI प्रूडेंशियल, एक्सिस, आदित्य बिरला, SBI, निपॉन, सब लोग ये कह रहे हैं कि 250 रुपये की सिप है, पर इसे कोई प्रोत्साहित या प्रेरित नहीं करता है।
तो सेबी चेयरमैन ने दूसरी तीसरी बार ये बात कही है और अब शायद अगली बार हमारी उनसे उम्मीद होगी कि वो इसे लागू कराएं और इसके लिए म्यूचुअल फंड उद्योग की लागत में कमी करें, क्योंकि यहीं से सिप का डेमोक्रेटाइजेशन हो सकता है, यहीं से सिप का लोकतंत्रीकरण हो सकता है और कम से कम हर घर में एक सिप तो शुरू होना ज़रूरी है ही। लेकिन इसके लिए इतनी छोटी सिप की लागत कम करने का एक नया फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा। पर जितनी उत्साहित सेबी चेयरमैन दिख रही हैं, उन्होंने अपने पुराने संदर्भों के आधार पर भी कहा, उन्होंने कंज्यूमर उद्योग का उदाहरण भी दिया कि जैसे सैशे या छोटे आकार के पैकेट बिकते हैं उस हिसाब से छोटे आकार की सिप होनी चाहिए। ये ज़्यादा देर की बात नहीं है और ऐसा लगता है कि सेबी चेयरमैन अगर म्यूचुअल फंड उद्योग के साथ बैठेंगी तो हम इस साल भारत में ये सिप की जो क्रांति है इसे नए सिरे से सामने आता देखेंगे और ये होना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। पोर्ट कारोबार में अदानी पोर्ट ने बड़ी डील की है। एसपी ग्रुप के गोपालपुर पोर्ट को अदानी पोर्ट ने खरीद लिया है। 95% खरीदारी के लिए ये डील 3050 करोड़ रुपए की हुई है। इस डील के बाद देश के पोर्ट कारोबार में अदानी ग्रुप की पहुंच और बढ़ गई है। ये पोर्ट देश के पूर्वी हिस्से में है। इससे पहले ओडिशा में धामरा पोर्ट भी अदानी ग्रुप के पास है। गोपालपुर पोर्ट की सालाना क्षमता करीब 2 करोड़ टन की है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेज को शेयरधारकों की असहमति का सामना करना पड़ा है। शेयरधारकों ने कंपनी के दोनों विशेष प्रस्ताव को नकार दिया है। एनबीएफसी कंपनी रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पहले प्रस्ताव को 74% और दूसरे प्रस्ताव को केवल 68% वोट मिले। ये दोनों प्रस्ताव स्पेशल कैटेगरी में थे, इसलिए कम से कम 75% वोट मिलने अनिवार्य थे। बायजूस के स्वामित्व वाली आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के बाद मणिपाल एजुकेशन और मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन रंजन पाई आकाश में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहे हैं। माना जा रहा है कि रंजन पाई की नज़र बायजूस, रविंद्रन और थिंक एंड लर्न की सामूहिक रूप से 42% हिस्सेदारी पर है। थिंक एंड लर्न बायजूस की होल्डिंग कंपनी है। रूस से तेल इंपोर्ट करने पर अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों का डर होने से भारतीय ऑयल रिफाइनरिंग कंपनियां अमेरिका से कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ा रही हैं। शिप ट्रैकिंग कंपनियों के आंकड़ों के आधार पर छपी एक रिपोर्ट में यह पता चला कि अप्रैल के दौरान भारत में रोजाना करीब 2.5 लाख बैरल से ज़्यादा अमेरिकी कच्चे तेल का इंपोर्ट होगा, जो बीते 1 साल का रिकॉर्ड हो सकता है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? अडानी समूह का पोर्ट बिजनेस में नया विस्तार हुआ है। अगर अब आप भारत के दोनों कोस्ट को देखें, ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट को, तो वहाँ बड़ी पोर्ट कैपेसिटी अडानी समूह के पास आ गई है। अभी इस गोपालपुर पोर्ट से पहले तक जो कार्गो हैंडलिंग में अडानी समूह की हिस्सेदारी करीब 24% थी और मार्केट शेयर कंटेनर्स के बिजनेस में करीब 42-42.5% का मार्केट शेयर था और एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है। तो अब ईस्ट कोस्ट के ऊपर धामरा और गोपालपुर और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 2 पोर्ट और तमिलनाडु के एक पोर्ट को मिलाकर ईस्ट कोस्ट के बड़े हिस्से में अडानी समूह का स्थापित हो गया है पोर्ट बिजनेस में, जबकि वेस्ट कोस्ट में मुंद्रा और हजीरा के अलावा केरल का पोर्ट भी अडानी समूह के पास है और ये एक बड़ी विस्तार योजना है जिससे उड़ीसा में अब अडानी समूह की जड़ें और गहरी हुई हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।